हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज डॉक्टर छविकर। आज मैं आपको बताऊंगी जो बीएड का हमारा सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा व्यवस्था। तो उसमें एक टॉपिक है आपका मध्यकालीन या फिर मुस्लिम शिक्षा पद्धति। तो आज मैं उसका मीनिंग बताऊंगी और उस मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं बताऊंगी। तो स्टे इन ट्यून विद मी और आप आराम से सुनिए। देखिए, मध्यकालीन में क्या हुआ कि 8वीं सदी में जो थे भारत पर जो है बाहरी आक्रमण होने लगे। ज़्यादातर इसमें मुस्लिम आक्रमणकारी थे और वो आक्रमण क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उनका मेन उद्देश्य था कि भारत से धन लूटकर वापस चले जाना। तो वो ऐसे ही धन लूटने के लिए आक्रमण करते थे, धन लूटते थे और चले जाते थे। फिर 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था कि जिसने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना की। उसने सोचा कि हम बार बार क्यों आक्रमण करें, हम यहीं पे जो है मुस्लिम राज्य की स्थापना कर लेते हैं। तो उसने जो है मुस्लिम राज्य की स्थापना करी। अब जब मुस्लिम राज्य की स्थापना करी तो उसका और ये जो थे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे ज़्यादातर धार्मिक स्वभाव से बहुत ही कट्टर थे। ये सिर्फ अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया कि अगर मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो इसका मतलब भारतीय संस्कृति और भारतीय शिक्षा प्रणाली को तहस नहस करना है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे ख्वातीबद्ध विद्यालय थे सबको तहस नहस कर दिया। हमारी जो सांस्कृतिक विरासतें थी उनको ख़त्म कर दिया और अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए उन्होंने जिस शिक्षा विधि को प्रचलित किया उसी को जो है मुस्लिम शिक्षा विधि जो है कहा जाता है। अब ये जो यहाँ पे डिफरेंट शासक हुए तो हर शासक की जो था स्वभाव अलग था, धार्मिक कट्टरता अलग थी। तो इसलिए जो मुस्लिम विद्या प्रणाली थी उसके जो उद्देश्य थे, उसके जो आदर्श थे वो भी बिल्कुल अलग अलग हुए। हम एक आदर्श नहीं कह सकते कि इनका मेन आदर्श ये था। जैसे अगर हम अकबर और शाहजहाँ को लेते हैं तो वो थोड़े उदार व्यक्ति थे। तो उनका पर्पस था कि विद्या को जो है या मुस्लिम विद्या को हर जगह प्रचार प्रसार किया जाए, ये उनका आदर्श था। लेकिन औरंगजेब जो था वो बहुत ही कट्टर शासक था। उसका मेन उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार का क्या था कि भारतीय संस्कृति को नष्ट करके सिर्फ मुस्लिम संस्कृति का ही जो है प्रचार किया जाए। तो उसका उद्देश्य ये था। तो इसलिए मुस्लिम विधि का जो प्रचार प्रसार का उद्देश्य था वो हर शासक के हिसाब से अलग होता रहा। और उनके हिसाब से कुरान में जो है हजरत मोहम्मद ने कहा है कि जो है शिक्षा जो है बहुत बड़ा गुण है, इसलिए हर व्यक्ति को जो है शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षा प्रदान करते हैं वही अल्लाह के जो है परम भक्त होते हैं और अल्लाह का आशीर्वाद जो है उनको हमेशा मिलते हैं। इसलिए मुस्लिम परिवार जो है अपने बच्चे को आरंभिक शिक्षा लेने के लिए जरूर भेजते हैं ताकि उन पे जो है अल्लाह की जो है कृपा है। तो ये था मुस्लिम विधि कि कैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ पे राज्य स्थापना किया और एक अपनी शिक्षा पद्धति लगाई जिसे कि हम मुस्लिम शिक्षा पद्धति कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम शिक्षा पद्धति की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम शिक्षा विधि की विशेषताएं। सबसे पहले मैं आपको ये वाला पढ़ाऊंगी कि यहाँ पे शिक्षा संस्थाएं थी मकतब और मदरसे। तो यहाँ पे जो सबसे पहली शिक्षा होती है, जो प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं, जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहती है, वो मुस्लिमों में मकतब में दी जाती थी। मकतब किस वर्ड से बना है? ये वर्ड बना है कुतुब से। ठीक है, मकतब किस वर्ड से बना है? ये वर्ड है कुतुब से। कुतुब का मीनिंग होता है वो स्थान जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो इसीलिए मकतब वो जगह हुई जहाँ पे कि बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है। तो हर मस्जिद से जो थे मकतब जुड़े हुए थे और वहाँ पे मुल्ला और जो मौलवी थे वहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रदान करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पे जब शिक्षा प्रदान करते थे तो बिस्मिल्लाह की जो है एक रिचुअल था वो कराया जाता था। तो बिस्मिल्लाह में क्या कहते थे, मौलवी कुछ कुरान की पाठ का जो है वो पढ़ते थे और बच्चों से उनको पूछते थे। जो बच्चे उनको दोहरा नहीं पाते थे उनसे कहा जाता था आप बिस्मिल्लाह पढ़िए। बिस्मिल्लाह का मीनिंग होता है अल्लाह के नाम पे।
ठीक है। बिस्मिल्लाह का क्या मीनिंग होता है? अल्लाह के नाम पे। तो जब ये बोल लेते थे तो इसका मतलब अब वो मकतब में पढ़ सकते थे। तो मकतब में उनको बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी, उनको कुरान की आयतों का पाठ कराया जाता था और साथ के साथ थोड़ा सा उन्हें गणित का भी जो है वो कराया जाता था। तो ये थी मकतब की शिक्षा, जो बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षा थी। अब मकतब के बाद उच्च शिक्षा के लिए उनको कहाँ जाना पड़ता था? मदरसे, ठीक है। मदरसे में, मदरसे किस वर्ड से मिला है? ये मिला है दरस, ठीक है। किस शब्द से मिलके बना है मदरसे? दरस वर्ड से। दरस का मतलब होता है भाषण देना। क्या मतलब हुआ दरस का? दरस का मतलब होता है भाषण देना। तो जहाँ पे भाषण के द्वारा शिक्षा दी जाती है उसी को जो है मदरसे कहा जाता है। तो फिर उच्च शिक्षा के लिए मकतब के बाद बच्चे मदरसे में जाते थे। मदरसे बहुत बड़े बड़े होते थे और मदरसे जो थे राजकीय मदरसे भी होते थे और जो है व्यक्तिगत मदरसे भी होते थे। इनको जो राज्य भी सहायता देता था और इनको जो है जो धनी वर्ग होते थे वो भी सहायता देते थे। यहाँ पे बड़े बड़े पुस्तकालय होते थे, छात्रावास की भी व्यवस्था होती थी और इन पुस्तकालयों में सारे मुस्लिम धार्मिक ग्रंथ रखे जाते थे। तो इस तरीके से वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी, दो जगह दी जाती थी, एक तो मकतब में और एक मदरसे में। प्रारंभिक शिक्षा आपके मकतब में होती थी और जो आपकी उच्च शिक्षा होती थी वो आपकी मदरसे में होती थी। और मदरसे में आपकी उच्च शिक्षा भाषण के द्वारा जो है दी जाती थी। अब नेक्स्ट इसकी विशेषता है निःशुल्क शिक्षा। यहाँ पे जो मकतब में शिक्षा लेते थे वो बिल्कुल निःशुल्क होती थी। किसी को भी वहाँ पे रहने का, खाने का, किताबें खरीदने का, शिक्षा का लेने का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता था, क्योंकि ये मकतब और मदरसे कौन चलाते थे? राज्य चलाते थे। राज्य पूरे इनको जो है अनुदान देते थे और जो धनिक वर्ग थे वो भी इनको जो है बहुत ज़्यादा अनुदान देते थे। तो से जो मौलवियों की वेतन होता था वो भी उसी धन से चलता था और जो बच्चों की शिक्षा का खर्च था वो भी इसी से चलता था। इसलिए यहाँ बच्चों से कोई भी जो है वो मतलब एक तरीके की फीस नहीं ली जाती थी, ये बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा होती थी। अब नेक्स्ट है आपका शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी। यहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम था अरबी या फारसी होता था, क्योंकि मुस्लिम काल में जो राजकीय भाषा थी वो जो थी फारसी भाषा थी। इसीलिए जो शिक्षा का माध्यम बना, कौन सी भाषा बनी? फारसी बनी और अरबी बनी। उसके बाद फिर उर्दू का आविष्कार हुआ, तो फिर उर्दू में भी जो है शिक्षा दी जाने लगी। अब इसका नेक्स्ट आता है दंड और पुरस्कार। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले है दंड और पुरस्कार। अब वहाँ पे जो मदरसे और मकतब होते थे वहाँ पे बड़े ही कठोर दंड की जो है प्रक्रिया थी। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र अपने शिक्षक की बात नहीं मानता था या कुरान की आयतों को अच्छे से लर्न नहीं करता था या मुस्लिम साहित्य को अच्छे से नहीं पढ़ता था तो उनको कठोर दंड दिया जाता था। इस कठोर दंड में क्या था? उन्हें बैंतें भी मारी जाती थी, उन्हें चाबुक भी मारा जाता था और उनको जो है शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी और मुर्गा बनाना तो उसमें बिल्कुल आम था। तो उनको काफ़ी जो है कठोर दंड दिया जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दंड ही दिया जाता था। वहाँ पे अगर कोई बहुत ही अच्छा विद्यार्थी होता था, जो बहुत चतुर होता था, जो बहुत अच्छे से पढ़ता था, जो अपने शिक्षकों की बात मानता था, उनको फिर जो है पुरस्कार भी दिया जाता था। पुरस्कार के फॉर्म में उनको बहुत सी उपाधि और सनद दिया जाता था। तो जो बिगड़े हुए बच्चे थे, जो बच्चे नहीं सुनते थे, उनको बहुत कठोर दंड दिया जाता था और जो अच्छे बच्चे थे उनको पुरस्कार भी दिया जाता था। अब लास्ट है हमारा गुरु शिष्य संबंध। देखिए, मैंने आपको जब वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध बताए और जब बौद्ध काल में बताए तो वहाँ पे गुरु शिष्य के बीच में बहुत ही मधुरिम और बहुत ही स्नेहिल संबंध होते थे। जो शिष्य थे वो अपने गुरु को बिल्कुल पिता के समान समझते थे और गुरु भी अपने शिष्य को बिल्कुल बच्चे के समान समझते थे। लेकिन मध्यकाल में जब मुस्लिम शिक्षा पद्धति में वो मकतब और मदरसे में शिक्षा लेते थे तो जो गुरु और शिष्य का संबंध था वो अच्छा था, लेकिन अगर हम उसे कंपैरिजन करते हैं वैदिक काल से और बौद्ध काल से तो वो थोड़ा सा निम्न स्तर का हो गया था। और इसका रीज़न आप देख सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा जब दंड दिया जाता था तो उन्हें बहुत कठोर दंड दिया जाता था और एज ए बच्चे तो आप भी जानते हो जो भी आपको दंड देगा वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, भले ही वो आपके भले के लिए दंड दे रहे हो।
तो इसीलिए जो बच्चे थे, जो छात्र थे, उनका शिक्षक के प्रति बहुत ही स्नेहिल जो उनका व्यवहार था वो नहीं होता था। तो लेकिन जो अच्छे शिक्षक, जो अच्छे छात्र थे, वो अपने शिक्षक की आज्ञा को मानते थे, उनके सारे काम करते थे और उनकी आज्ञा को मानना वो एक तरीके से अपना कर्तव्य समझते थे। तो कुछ शिक्षकों और शिष्यों के बीच में तो बहुत ही मधुर संबंध होता था, लेकिन कुछ शिक्षक और छात्रों के बीच में धन की वजह से थोड़ा सा संबंध जो है निम्न कोटि का भी हो जाता था। तो ये थी हमारी मुस्लिम काल की विशेषताएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिए, जिससे हमारा विज्ञान का प्रचार प्रसार आपस में चलता रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू।